नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी किंतु इस बार। वक्त के धूल धक्कड़, घाम, लू, अमावस, चांदनी से होकर जिंदगी चलती रही। वक्त भी चलता रहा। इस कायनात के रात और दिन के सफर में आज सैन फ्रांसिस्को की रसोई में खड़ी अपने लाडले वरुण के लिए उसके पसंद के कई व्यंजन बना डाले। भरवा करेला, दही बड़े, आलू की टिकिया। वैसे उसकी अजनबी सी लगती दुनिया में मैं दखल नहीं देती। बदलाव से मुझे ऐतराज भी नहीं, बदलना जरूरी है। गहराए पेड़ पतझड़ में ठूंठ बन जाते हैं, लेकिन उसमें फिर नई कोपल उगाती है। कुछ ऐसा रखा है भगवान ने मेरे स्वभाव में कि नॉर्थ कैलिफोर्निया रोड की मर्सर बिल्डिंग के 405 नंबर अपार्टमेंट में मैं बैठी सपनों की जमीन पर सपनों के महल बनाने लगी। वरुण की अब शादी होगी, सुंदर नाजुक से दुल्हन आएगी, फिर प्रणव का नंबर आएगा। बैंड बाजा शहनाई, तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था, बकुल मामा का छोटा बेटा। मैं एक अजीज को करीब देखकर खुश हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर चश्मा चढ़ा हुआ था, एक लम्हे के लिए चमकी तो चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आओ आओ राहुल, मैं हैरान आंखों से उसे देखते हुए बोली। पिछले 9-10 सालों में यह यहाँ ऐसा रच बस गया कि इसका चोला ही बदल गया। अमेरिकी तर्ज के पैंट कमीज, ठाठ बाट, बात करने का लहजा भी बदला हुआ था। कुछ अजनबियत का एहसास भी हो रहा था। यहाँ आकर मैंने उसे 3-4 बार फोन किया था। बिना किसी लगाव के उसने आने का वादा भी किया। यूं हमारे संबंध कभी घनिष्ठ थे भी नहीं। रिश्ते में उसकी बहन थी, पर उम्र में काफी बड़ी थी। फिर हम मिले ही कितनी बार। मेरा मामा के यहाँ जाना ही कहाँ होता है। कुछ ही देर में उसकी बातों में मुझे अपनेपन की और सरगर्मी का अनुभव होने लगा। प्रणव क्या कर रहा है? वह चेन्नई आईआईटी में है, सेकेंड ईयर में। अच्छा, इतना बड़ा हो गया। आज पहली बार यह हमारे व्यक्तिगत मामले में दिलचस्पी जता रहा था। 30 से ऊपर का था, पर अब तक कुंवारा था। मैंने हंसकर पूछा, शादी की मिठाई कब खिलाओगे? अचानक उसकी आंखों में कुछ और ही कैफियत पैदा होने लगी। वह मायूसी तो नहीं थी, लेकिन कोई गुबार गाढ़ा हो गया। दीदी, मुझे समीना पसंद है। उसे मैं जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। आप पापा से कहकर। उठकर उसने ग्लास में पानी भरा और एक ही सांस में पी गया, जैसे महीनों का प्यासा हो। क्या नाम बताया? मैंने ठीक से सुना नहीं, या शायद विश्वास नहीं किया अपने कानों पर। समीना। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं। उसका स्वभाव घुमा फिराकर कहने का नहीं था। मैं चौकन्नी हो गई। क्या फिर कोई हादसा होने वाला है? कैसे बताती उसे कि यह जहर मामा पी चुके हैं। शायद उनकी सारी जिंदगी अपनी बुजदिली के मलबे में खड़े होने और संभलने की कोशिश में गुजरी है। पता नहीं जरीना से उनका प्रेम क्षणभंगुर था या फिर। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। धर्मों के फर्क हम संजीदगी से हल करने की कोशिश नहीं करते, वह सपाट लहजे में बोला, लेकिन चेहरे पर कई रंग आए। वह किस धर्म की है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहते हुए मामा का उदास चेहरा जहन में कौंधा। शायद यह उन्हीं लम्हों का नतीजा है। इतिहास खुद को दोहराता है। राहुल मामा को हम मना लेंगे, वह इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेंगे, मैंने पूरे विश्वास से कहा। मैं उसकी ओर देखती हुई अगली बात का इंतजार करने लगी। मुझे यह गम पीने वाला लड़का नहीं लगा। यह महेश्वर दयाल वर्मा का पोता है, अपने फैसले खुद लेगा। इस बीच में दही बड़े और आलू की टिकिया ले आई। धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों के बीच कई अर्थ खुलते चले गए, जो एक धीमी तकलीफदेह हालत का रूप धरने लगे। मैं इंडिया जाकर पटना जाऊंगी, मैंने उसे वचन दिया। उसने मुझे देखा और आगे कुछ कहे बिना चल दिया। उसके जाने के बाद दिल के आसपास कबूतर पंख फड़फड़ाते रहे। जरूर जरीना और मामा की प्रेम कहानी में कोई सार रहा होगा, तभी तो वह कहानी बराबर याद रही। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, शादी के बाद, 2 बच्चों की मां बनने के बाद, जीवन को तो निरंतर आगे बढ़ना है। वक्त गुजरता गया। जरीना रास्ते में खो गई। यादों के झोंकों ने इतिहास का एक पन्ना खोल दिया। मेरा भी कोई बचपन का जमाना था, जो बेहद सुहाना था। सन 1977 का पटना मेरा ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां बिताने वहां गई थी। नाना शहर के नामी वकील थे।
उनकी तेज गूंजदार आवाज को आंधी भी चैलेंज नहीं कर सकती थी। रोब ऐसा कि घर के ऊपर से हवा भी सोच समझकर गुजरती। मगर मेरी नानी बड़ी सयानी, उन्हें बस 2 चीज़ों से प्यार था, बकुल मामा और जेवरों से। माँ मौसियों का नंबर इनके बाद ही था। मैं बकुल मामा की फ़ैन थी, वह भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं दिखते थे। पर मामा नाना से बहुत डरते थे। एक बार उनकी हड़बड़ाहट पर मुझे खूब हंसी आई। पढ़ाई के समय वह कानून की किताबों के बीच कोई उपन्यास रखकर पढ़ रहे थे। जैसे ही नाना के कदमों की चाप सुनाई दी, उन्होंने हड़बड़ाकर उपन्यास को तकिए के नीचे छिपा दिया। उनके साथ एक चेहरा और जुड़ा हुआ था, बहुत नाजुक, बहुत हसीन और बात बात पर मुस्कुराती जरीना का। नाना पटना में वकालत करते थे, पर उनकी जमींदारी डोरीगंज में थी। वहीं खेतीबाड़ी थी। हिसाब किताब के लिए कोई न कोई वहां जाया करता। इस बार नानी और मामा डोरीगंज गए तो मुझे भी साथ ले गए। छोटे से गांव में आम अमरूद के पेड़, पोखर, गायों के गले में बंधी घंटियों का टुनटुन संगीत। मैं मामा के संग इतराती, चोटियां झुलाती, जगह जगह घूमती। 2 बड़ी हवेलियों को छोड़कर बाकी सारे घर गारे के बने हुए थे। एक हवेली नाना की थी और दूसरी अख्तर नानू की। दोनों हवेलियों की गलियां पीछे से मिली हुई थीं। एक दिन हम मामा के साथ अख्तर के नानू के यहाँ गए। सामने बड़ा सा ढलान था। वहां खड़ी जरीना आपा गुनगुना रही थी, मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से। मामा को देखते ही उनकी रंगत गुलाबी हो गई और वह चुप हो गई। लेकिन गीत की गूंज और चेहरे का गुलाबीपन देर तक कायम रहा। अंदर से अख्तर नानू आ गए। बाल खिचड़ी, चेहरे पर झुर्रियां, थकन, बुढ़ापा उनके रेशे रेशे में आया थी। बकुल मियाँ कब आए? परसों चचा। रेनू दीदी की बेटी बिन्नू आई है आपसे मिलने। वह मेरे साथ एक प्यारी बच्ची की तरह पेश आए। जरीना, इसे कचौड़ियाँ खिलाओ, इसकी माँ को बहुत पसंद थे। वह पान चबाते हुए ऐसे बोले जैसे जन्म जन्म का नाता हो। गांव में सब उनकी इज्जत करते थे, उनसे डरते भी थे और मोहब्बत भी करते थे, मगर उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जब भी उनसे कोई उनके भाइयों की बात करता तो वह उसी तरह पान खाते रहते, बस बात के लहजे में फर्क पड़ जाता। छोड़ो भी उन कमबख्तों को, हमारी बला से वे कहीं हों। यूं तो वह खुशहाल थे, लेकिन पुरसुकून नहीं। नाना के साथ उनका बेहद दोस्ताना और अपनाइत भरा रवैया था। आते जाते जरीना के होठों पर शरारत की झलक पाकर मामा सिर खुजाने लगते। बिना कुछ कहे उनके मन का संदेश चंचल हवाएं जरीना तक पहुंचा देती। उन्होंने कनखियों से उनको देखा तो चढ़ते सूरज की किरणें उनके बालों में सुनहरा ताज सजा रही थी। बिन्नो बच्ची नहीं थी, प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है उसे मालूम था। तो बकुल मामा जरीना आपा से, रात में मैं नानी के साथ सोती, हमारा बिस्तर आंगन में लगता। पेड़ों से छनकर आती हवा बड़ी अच्छी लगती। यहाँ पंखे कूलर की दरकार न थी। नानी के स्पर्श में प्रेम की अभिव्यक्ति महसूस करती। मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे जरीना आपा बड़ी अच्छी लगती है नानी। मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ बिन्नो, वह है ही बहुत प्यारी। उसे मेरे हाथ के बने तिल के लड्डू बहुत पसंद है। मैं हर संक्रांति में इसे लड्डू भेजना न भूलती। वह उनकी यादों से गुजरने लगी। हम 3-4 पीढ़ियों से एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार हैं। पहले पटना में इनका इत्र का बहुत बड़ा व्यापार था। 1947 के बंटवारे के बाद इनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया, मगर अख्तर नानू अपनी बेगम और 9 साल के बेटे के साथ यहीं रह गए। जमाना गुजर गया, गंगा में कितना सारा पानी बह गया, पर उनकी जिंदगी उसी पड़ाव पर खड़ी रही जहां उनके वालिद दफन थे। उनकी बेगम अपनी पिघली आंखों से अपने कुनबे के लौटने का इंतजार करती रही। उनका मानना था कि वे खुदा के फजल से जरूर लौटेंगे। वक्त की मार से सब खुदा को प्यारे हो गए। बच गए अख्तर नानू और उनकी पोती जरीना। उसके लिए उनको रिश्ते तो कई नजर आते, मगर जाने क्यों वह तय नहीं कर पाते। शायद किसी पर भरोसा नहीं होता कि उनकी बच्ची को संभाल कर रखेगा। दूसरे दिन सुबह नानी मुझे लेकर अख्तर नानू के यहाँ जा रही थी। मामा ने मुझे बुलाकर कहा, ये जरीना को दे देना, पर हाँ अम्मा को मत बताना कि मामा ने मुझे अपना राजदार बनाया। मैं खुश कि मामा ने मुझे अपना राजदार बनाया। जब हम वहां पहुंचे तो गुलबिया की झाड़ू का सिलसिला जारी था। धूल उड़ रही थी। नानी अख्तर नानू से बातें करने लगी।
मैं अंदर जरीना आपा के पास चली गई। वहाँ कचौड़ियों और सेवइयों के शुरुआती इंतजाम हो रहे थे, लेकिन अभी चूल्हा गर्म नहीं हुआ था। इत्र की बोतलें अलमारी में सजी थीं। मैंने मामा की सौगात जरीना आपा को दे दी। वे कमरे में चली गईं। लौटी तो कानों में बालियां चमक रही थीं। बोलने के साथ साथ वे काम भी करती जा रही थीं। वह इतनी देर बोल सकती हैं, मेरी कल्पना से परे था। गुलाबिया बाहर से जलेबी लेकर आ गई। बकुल भैया भेजले बाड़न। उन्होंने सबके लिए नाश्ता लगाकर भेज दिया और पीछे पीछे खुद भी बाहर आ गईं। मामा ने झुकी नजरें उठा उठाकर कान की बालियों को देखा। वह तमीज में रहकर बड़ी नजाकत से पेश आ रही थीं। दूसरे दिन शाम को अचानक ही हमारे आंगन में जरीना प्रकट हुई। उनके हाथ में थैला था और कानों में वही बालियां। मामा और जरीना आपा आमने सामने थे, दोनों चुप, मानो पानी में डूब रहे थे और पानी से निकलना भी नहीं चाहते। मैं अजीब आलम में खड़ी थी। अपने पर काबू पाते हुए मामा ने पूछा, क्या लेकर आई हो? जैसे वह कोई अजनबी हो। दादू ने आम भिजवाए हैं। स्वर में मिठास घुला था। जरीना से थैला लेकर मामा ने मुझे थमा दिया। जाते हुए मैंने सुना, तुम बड़ी बालियां पहना करो, मुझे अच्छी लगती हैं। वह चली गई। मामा खिड़की से उसे जाते हुए देखते रहे, चाहत भरी नजरों से। नानी पीछे खड़ी थी। उनकी आंखें सब देख और समझ रही थीं। उनके भावों की आड़ी तिरछी रेखाएं तेजी से उनके चेहरे पर बनने बिगड़ने लगी। जरीना आपा और मामा का ख्वाब मेरी जागती आंखों में आबाद होने लगा। मामा छत पर थे। अंधकार छाने लगा। आकाश में इक्का दुक्का तारे झिलमिलाने लगे। तालाब के किनारे मेढक टर्राने लगे। नानी ने मुझसे कहा, बिन्नो, बकुल को बुलाकर ला। छत पर जाने कब से क्या कर रहा है। ऊपर गई तो देखा सामने की छत पर जरीना का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। उनका सारा वजूद शोक रंगों में डूबा हुआ और मामा जी पूरी तरह उनके इश्क में गिरफ्तार। मैंने नानी का फरमान सुनाया तो धड़ धड़ करते छत की सीढ़ियां उतर गए। उस दिन सूरज डूबने का वक्त था। पीपल पर ढेरों चिड़ियां अलग अलग बोलियों में चचहा रही थीं। बेला के फूल धरती की खुशबू आकाश तक लुटा रहे थे। सहसा मुझे कमरे में से मामा की गंभीर आवाज सुनाई दी, पर अम्मा, हम मुझसे प्यार करती हैं, उसके बगैर। मेरा हलक सूख गया। बकुल, कुछ होश है तुमको? अख्तर भाई ऐसा कभी ना होने देंगे। और क्या तुम्हारे बाबूजी? बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नानी व्याकुलता से कमरे से निकलकर रसोई में चली गई। जरीना आपा को वहीं छोड़कर खाली मन से हम सब पटना लौट आए। लौटते समय उनकी एक झलक देखी। ओस की एक बूंद झप से झरी। यह ओस की बूंद सारा दिन मेरा पीछा करती रही। उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। कौन थी वह मेरी? मामा उत्तेजना से आकुल व्याकुल सांस रोके प्रतीक्षा करने लगे कि देखें आगे क्या होता है। नाना ने मामा को अपने कमरे में बुलाया। नानी पहले से वहां मौजूद थी। नाना के पास जाने के नाम से ही मामा के चेहरे पर खून सिमट आया। विद्रोह से उनके पूरे बदन में आग सुलग रही थी। पेड़ दम साधे खड़े थे, पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अंदर नाना की वही तेज रोबदार आवाज गूंज रही थी। जल्दी ही उन्होंने अपना हुक्म जारी कर दिया। फिर नानी और मामा को कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। वे कुछ नहीं बोले, या उनकी आवाज ही शायद गले में घुट गई। मैं नाना की धौंस भरी आवाज से उबर भी नहीं पाई कि वे अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कमरे से बाहर निकले। भाव शून्य आंखों से मुझे देखा। फीकी मुस्कान के साथ मेरा कंधा थपथपाए और चल दिए। मुझे केवल अपने धक धक की आवाज सुनाई दे रही थी। मामा ऐसे खामोश रहने लगे, जाने कितने गमों का बोझ उठाए हों। बात करने पर उनकी आवाज भी रह रहकर टूट जाती, पर नाना के चेहरे पर ठोस संवेदनहीनता बनी रही। घर की चहल पहल जाने कहाँ चली गई। बातें होती तो खामोशी का तसव्वुर और गहरा हो जाता। नानी अक्सर बेमानी तौर पर रसोई से बरामदे और बरामदे से किसी कमरे में जाती और ख्वामख्वाह की व्यस्तता पैदा कर लेती। मामा को देखकर लगता मामा ने ही उनका साया मडरा रहा है। नानी धर्म संकट में पड़ी। एक दिन हिम्मत जुटाकर नाना से कह ही दिया, आप हमको दब्बू बना के अपना मनमानी करते हैं। बकुल को इतना जलील करके आपका कौन सा फायदा हुआ? फिर स्वर को नरम कर बोली, जमाना बदल रहा है। क्या हुआ जरीना अगर इस घर में आएगी तो? हम तो कहते हैं कि एक नई मिसाल कायम होगी। नाना की इच्छा हुई कि उसी क्षण नानी को भस्म कर दें, मगर उस आग में वह खुद जलने लगे।
असल में सारी परेशानियों की जड़ तो तुम ही हो। पता नहीं खुद को क्या समझती हो। चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। तुमको देखकर मेरा माथा गर्म होता है। वह नानी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे और उनके मायके वालों की 7 पुश्तों को बेदर्दी से नोच नोच कर चिंदी चिंदी कर डाला। घर में महाभारत मच गया। थोड़ा जहर ला कर दे दो माँ बेटे हमको, चैन से आंखें मूंद लें, फिर जो भी होना है हो ले। हम तो नहीं देख पाएंगे थुक्का फजीहत। बाहर उनके मुवक्किल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास केवल वक्त की कमी नहीं थी, लगाव की भी थी। उनके लिए यह सब समय की बर्बादी थी। मामा में शिकस्त देने का हौसला नहीं था, वे मर जाएंगे। पर नाना उन्हें जीतने नहीं देंगे। यह कितना भी रो लें, विद्रोह कर लें, पर उनकी मोटी खाल पर उनका प्रभाव पत्थर पर रस्सी घिसने जितना भी नहीं पड़ेगा। अपना युद्ध लड़े बिना मामा ने हथियार डाल दिए। उनकी नींदों से छेड़छाड़ करने वाला उनका ख्वाब भी रूठ कर जाने कहाँ चला गया। नानी के लिए नाना ने बाजार से जेवर और साड़ियाँ मंगवा दिए। उनको अपने बेटे पर काबू पाने में वैसा ही मजा आने लगा जैसे एक कुशल सवार को किसी अड़ियल घोड़े की सवारी करने में। मामा ने किसी से शिकायत नहीं की, न गालियां दी। अपने में उलझते हुए एक बेमंजिल ढलान पर आगे बढ़ गए। यह मेरी समझ से परे था। फिल्मों में जो मोहब्बत करते हैं वे जान तक दे देते हैं। मामा क्यों नहीं कुछ करते? मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल कैक्टस की तरह उग आए। मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। मामा मुझे माँ के पास रांची छोड़ आए। अगले साल गर्मी की छुट्टियां फिर आईं। इस बार मैं अकेली नहीं, माँ पापा और अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ पटना गई। अवसर था मामा की शादी। पटना पहुंचते ही मैंने सबसे पहले मामा को देखा। गुस्सा, अपमान, दुख की भावना, कोई भी भाव चेहरे पर नहीं था। बस कोई हादसा घटकर टल गया और कुछ जख्म जैसा छोड़ गया। मैं नानी के कमरे में गई। वहां एक खामोशी बाजू फैलाए हुई थी। नानी को माँ से कहते सुना, ऐसे में समय गंवाने से मतलब नहीं था रेनू। माँ ने ठंडी सांस लेकर कहा, भगवान बकुल को सद्बुद्धि दे। दूसरे दिन बीना मौसी और रेखा मौसी भी आ गईं। अन्य रिश्तेदार भी दूर दूर से आने लगे। घर उत्सव की महक से सराबोर हो गया। सभी जर्क वर्क लिबास में और गीतों का सिलसिला तो खत्म नहीं होता। नानी प्लेटों में मिठाई नमकीन भर भर कर लोगों को खिलाती। माँ मौसियों को तो जैसे कान खुजाने की फुर्सत नहीं। मैं शादी की भीड़ भाड़ में जरीना आपा को खोज रही थी। मामा के चेहरे पर मुझे कोई इत्मीनान नजर नहीं आया। उनके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सलाम अलैकुम। दरवाजे पर एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। अख्तर नानू और जरीना खड़े थे। नाना ने उन्हें देखा तो झट से बोले, आइए आइए अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम। नानू ने मुस्कुराकर अपनेपन से कहा, मुबारक हो। जरीना किसी जलती शिखा की तरह कांपते हुए वहां खड़ी थी। यह आ नहीं रही थी महेसर। मैंने कहा भला मेरे सबसे अजीज दोस्त के बेटे की शादी है, चलोगी कैसे नहीं। फिर हंसकर बोले, बकुल मेरा भी बेटा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। जब भी किसी वजह से उदास होता हूँ जादूगर सा मुझे हंसा देता है। सूर्य अस्त हो रहा था। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। मैं जरीना आपा को नानी से मिलाने अंदर ले आई। उन्होंने एक तकलीफ देह हालात बना ली थी। उनका छरछरा बदन कुछ और छरछरा नजर आने लगा। आंखों में वह अपनापन भी नहीं था। उनमें एक गुमशुदा का नजारा था। लेकिन वह रुपहली वालियां उसी तरह कानों में लहरा रही थीं। सामने मामा खड़े थे। हवा अचानक रुक गई। मुबारक हो, उन्होंने कहा। कितना कुछ घटा था उस पल, वह तो समय ही जानता है। बुज़दिल मामा अपने अंदर डूबे, एक लफ्ज भी न बोल सके। उनमें इतना साहस न हुआ कि दृष्टि उठाकर उनकी ओर देख लें। जरीना आपा के चेहरे से उदासीनता और क्रोध व्यक्त हो रहे थे। बैंड बाजे के शोर में सब डूब गया। एक सुनामी तूफान आकर गुजर गया। मामा बारात लेकर गए। शुभ विवाह संपन्न हुआ और मामी दुल्हन बनी आ गई। महेश्वर दयाल वर्मा की हैसियत को ध्यान में रखते हुए मामी के घर से ढेरों बेशकीमती तोहफे आए थे। घर भरा था। गहमा गहमी थी। न जाने किस किस्म का एहसास था कि मैं दिन में कई बार मामी को देखती और जरीना आपा से उनकी तुलना करती। उनकी चमकती मुस्कुराहट के सामने मामी का चेहरा फीका लगता, जबकि हर समय वह महंगी साड़ी, गहने और ढेर सारे मेकअप में होती। उसके बाद उनकी मीठी बोली सुनाई देना बंद हो गई। क्या जानती थी कि उनसे यह आखिरी मुलाकात है। सभी लड़कियों की तरह मामी भी ससुराल की हो गई। पुनीत और शिल्पी के बाद राहुल आए। गृहस्थी अच्छी जमी। सास नंदों की बोलियां सुनती सुनाती जिंदगी तीसरे पहर में पहुंच गई। हमारी जिंदगी भी निकलती गई, पर दिल में कहीं गांव की वह लड़की ठहर गई। वक्त ने ऐसी छलांग मारी
कि दुनिया सिकुड़कर छोटी हो गई, लेकिन आपस की दूरियां बढ़ती गईं। अपने ख्यालों में मैं इतनी खोई थी कि वरुण के आने की आहट तक मुझे न मिली। कमरे में अंधेरा उजाला आसपास मंडरा रहे थे। मामा, आपकी इंडिया वापसी का टिकट आ गया। मैं कुछ बेबस सी हो गई। अंदर बहुत सारे ख्याल गड्डम गड हो रहे थे। वरुण के दमकते चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट उछलती कूदती रहती है, लेकिन अभी वह गंभीर था। वह अपनी बात कहने लगा। मैंने उसे बोलने दिया। मैं संवाद करने की बजाय उसकी आकृति निहारती रही। वह प्रणव के लिए आईपैड और अपने पापा के लिए स्मार्टफोन खरीद लाया था। दिल चाह रहा था कि सफ़र को मुलतवी कर दूं। करीब 2 महीने बेटे के पास रह हिंदुस्तान लौटना चाहती थी, पर अब जाने के वक्त दिल भर आया। इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। उसे मैंने राहुल के आने की बात कही, पर जाने क्यों समीना वाली बात नहीं कह पाई। सुबह की विदाई बड़ी तकलीफदेह होती है। यात्रा की चिंता में रात भर सो नहीं पाई। सुबह सुबह वरुण के साथ एयरपोर्ट पहुंची। वह ट्रॉली ले आया। मेरा सूटकेस जमाते हुए बोला, अपना टिकट और पासपोर्ट निकाल लो। मेरी पीठ को ऐसे थपका मानो मैं कोई बच्ची हूँ। उसे यह भरोसा था कि मैं बिना किसी परेशानी के घर पहुंच जाऊंगी। एयरपोर्ट पर हुजूम आगे बढ़ा। काउंटर पर अपना टिकट, पासपोर्ट और पहचान पत्र दिखाने के बाद अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए मैंने कई बार उसे मुड़कर देखा। यही आसक्ति है। कहते हैं आसक्ति माया है, पर इसी माया पर तो संसार की रचना हुई है। यह दिखती तो नहीं, पर जकड़कर बांधती है। कुछ ही मिनटों में उसका SMS आया, आई लव यू ममा। लंबा गलियारा पार कर प्लेन में आ गई। अपने वक्त पर प्लेन रनवे पर दौड़ा और पल भर में वह शहर छूट गया। सपने बुनती 10 देशों को पार करती उड़ी जा रही थी। जैसे दिल्ली पहुंचने की उद्घोषणा हुई, मेरा बदन हल्का हो गया। भारत की धरती पर पैर रखते ही नीचे जड़ें उग आईं। चिर परिचित हवाएं मेरा स्वागत करने लगी। उतरते अनंत को SMS किया, रीच्ड। उनका भी संदेश आ गया। अनंत के साथ एयरपोर्ट से सीधा जयपुर के लिए रवाना हो गई। देर रात को घर पहुंची। घर की बात ही कुछ और है। सुबह उठते लगा बेतरतीब घर को संवारना होगा। छूटे घर को संभालते संवारते महीना गुजर गया। मुझे राहुल का दिया वादा याद था, पर फोन पर इतने गंभीर विषय की चर्चा मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। पटना जाने की योजना बनती बिगड़ती रही। आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ गई। अतीत और भविष्य में चक्कर काटती मैं पटना पहुंच गई। मामा मुझे लेने स्टेशन आ गए थे। एक पल को लगा कि मामा नहीं, नाना खड़े हैं। हूबहू वही चेहरा। मुझे देखकर खुश हो गए। मेरी शिराओं में नए रक्त का संचार होने लगा। मुझे जरीना की याद आई। घर पर मामी ने स्वागत की औपचारिकता निभा दी। इस घर की हवा की तासीर से मैं वाकिफ थी, लेकिन आज अजनबियत का एहसास होने लगा। यहाँ का रंग ढंग अजीब ढंग से बदला हुआ था। मामा का भी चोला बदला हुआ था। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी। उनके अनुभव पर गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। मामी चुप चुप थी। मन में शंकाएं कुशंकाएं जन्म लेने लगी। उस रात मैं करवटें बदलती रही। किस तरह राहुल के मन की बात कहूंगी। इसी उधेड़ बुन में रात गुजार दी। बिना सोचे समझे सुबह हो गई। हाथ मुंह धोकर बाहर आई। मामा नाना वाली आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मामी शायद सो रही थी। मैंने अवसर को सही समझा। मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि मुझ पर डाली। मैं खुद को व्यवस्थित करने लगी। कुछ वक्त गुजरा तो मैं राहुल की समीना से विवाह करने की इच्छा को विराम अर्धविराम देकर व्यक्त कर गई। वह ध्यान से मेरी बात सुनते रहे थे। उनके चेहरे का हाव भाव विचित्र होता जा रहा था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद संतुलित स्वर में बोले, मन को अनुशासन में रहना चाहिए। मन मारने और अनुशासित करने का फर्क मैंने भी बाद में जाना। अपने ही पिता के तर्कों को दोहराते हुए बोले, प्यार मोहब्बत का हिसाब अपने समाज वालों के साथ ठीक बैठता है। मामा, आप सिर झुकाकर पिता की आज्ञा पालन का जमाना नहीं रहा। नई उम्र बगावत करती है। वह अपने लहजे में झुंझलाहट दबाने की कोशिश करते हुए बोले, राहुल कोई मजनू या हीर नहीं कि उस लड़की के लिए शहीद हो जाए। कुछ ही दिनों में इश्क का भूत उतर जाएगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। राहुल सयाना है, समीना जरूर अच्छी होगी, तभी देखिए। अब जिद मत कीजिए। नो नो, फॉरगेट इट। दोस्ती वोस्ती ठीक है, पर शादी केवल 2 जनों की नहीं, 2 परिवारों की। बोलने के लिए चुने हुए शब्दों और अभिव्यक्ति में नाना महेश्वर दयाल वर्मा बोलने लगे। मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से तर्कों के टुकड़े बटोर रही थी, पर सब बेकार। मैं बहस नहीं करना चाहता, पर आगे से ऐसा सोचना भी नहीं। यह सब वक्त का तकाजा है। बात कुछ इस ढंग से कही गई कि आगे तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं रही। तो क्या मामा के ख्यालों से जरीना गायब हो गई,
या वक्त ने उन्हें नाना बना दिया। एक सन्नाटा दोनों के अंदर उतर आया, जो बात करने के बावजूद टूट नहीं पा रहा था। एक पिता ने फिर एक बेटे का स्वप्न भंग कर दिया। समूचा मजस्सम ठीक उसी तरह हुआ जैसे 35 साल पहले हुआ। मेरे मन ने आत्मसमर्पण कर दिया। मौसम को भी मानो इस बदले मिजाज का असर नहीं हुआ। अब यहाँ समय गंवाने का कोई मतलब नहीं था। जहाँ आने के लिए दिल बेचैन था, वहीं अब तेजी से वापस धकेल रहा था। मामा ने रुकने का इसरार किया, लेकिन मैं भागना चाहती थी। चलने से पहले वे बोले, राहुल की चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने दूसरे अच्छे बुरे मंजरों की तरह इस मंजर को भी अपने अंदर रख लिया। जयपुर लौट आई। कोहरे में लिपटा अपना घर मानो बहुत दिनों बाद देखा। अनंत सामने ही मिल गए। यहाँ सब ठीक नजर आया। अपना हाल चाल सुनाते मैंने महसूस किया कि कोई खौफ है जिसे समझ नहीं पा रही। राहुल से कभी कोई बात नहीं की। मैंने चुप्पी साध ली। खुद को बहलाने की कोशिश की। यह दुनिया की वास्तविकता है, वह दुनिया जो अच्छे बुरे, प्यार और नफरत से भरी हुई है। मुझे इससे क्या, इस ख्याल ने अलाव पर पानी छिड़क दिया, लेकिन उसका धुआं मेरे चारों तरफ फैलने लगा। रात को सोने के समय निरंतर एक सोच जारी थी। अनंत गहरी नींद में थे। कहीं से कोई आवाज नहीं। मुझे फोन की घंटी सुनाई दी। फोन उठाया तो वरुण। मेरे भीतर संगीत बजने लगा। हम एक दूसरे को अपने मन की सुनाने लगे। एक खुशनुमा रंग घुलने लगा। मैंने पूछा, राहुल के क्या हालचाल हैं? ठीक है, कल ही मुझे डिनर पर बुलाया था। वो आजकल एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। भीतर का संगीत एकाएक थम गया। क्या नाम है लड़की का? समीना। हे भगवान, यानी? मैं हैरान से कुछ कहती कहती रुक गई। वह समझ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है मामा, ये उनकी जिंदगी है, जैसे चाहे रहे। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शायद समीना के घर वालों को इस शादी से ऐतराज है, पर उनको किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। उसकी राय में अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सब एक समाचार है बस। फोन रखकर मैं बैठी रही। मामा नाना बन गए, किंतु इस बार राहुल मामा नहीं बना। तारीख बदलने से कुछ नहीं बदलता। समय बदलता है विस्फोट की तरह। उसका संबंध किसी तारीख से नहीं होता। सोचते सोचते जाने का आँख लग गई। सूरज उगने लगा। चिड़िया चचहाने लगी। दिन का आरंभ भीतर झांकने लगा। चाय लेकर बैठी। टेबल पर इतवार का अखबार पड़ा था। एक अजीब ख्याल मन में आया। मैंने मैट्रिमोनियल वाला पृष्ठ निकाला। चश्मा लगाकर वरुण के लिए स्वजातीय गोरी सुंदर सुशील कन्या देखने लगी। उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। इस बार उसका पक्का इंतजाम करके रहूंगी। खुद को कौन पहचान पाया है? दोस्तों, ये कहानी हमें काफी कुछ सोचने को मजबूर करती है। वक्त के साथ इंसान और उसकी सोच किस कदर बदलने लगती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मृदुला बिहारी जी की कथा, उपन्यास व नाटकों की 15 चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने रंगमंच, रेडियो, NFDC तथा दूरदर्शन के लिए लगभग 50 नाटक, टेलीफिल्म एवं फीचर फिल्म लिखी। इनके द्वारा लिखा टीवी धारावाहिक भोर को सन 2002 में अखिल भारतीय दूरदर्शन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक के रूप में सम्मानित किया गया था। धन्यवाद।